साथियों नमस्कार। आज हम सब एकत्रित हुए हैं एक ऐसे पर्व के उद्घाटन समारोह में भी कह लें, जिसका नाम है स्वराज संकल्प के साथ सन्मति उत्सव। आज के दिन से यह उत्सव मनाने के पीछे उद्देश्य भी रहा है। स्वराज विद्यापीठ पिछले 10 वर्षों से लगातार इसका आयोजन करता रहा है। छब्बीस सितंबर का दिन स्वराज विद्यापीठ के लिए, आज़ादी बचाओ आंदोलन के लिए बड़ा ही दुखदाई दिन भी रहा है। इसी दिन आज़ादी बचाओ आंदोलन के प्रणेता प्रोफेसर बनवारी लाल शर्मा जी का देहावसान भी हुआ। लेकिन जब कोई अमर आंदोलनकारी इस धरा से शरीर के रूप में विदा होता है, तब उसके विचार कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उसने अपने जीवन काल में जिन विचारों को संजोया, जिन विचारों को कर्म के रूप में लोगों के सामने आदर्श प्रस्तुत किया, वह विचार हम सभी के लिए अनुकरणीय भी है। उन्हीं विचारों को लोगों के बीच में लाने के लिए स्वराज विद्यापीठ ने यह निश्चित भी किया कि हम इस दिवस को, इस संकल्प दिवस को एक ऐसे दिवस के रूप में मनाएंगे जो हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। 26 सितंबर से लेकर के गांधी जयंती तक मनाए जाने वाले सन्मति उत्सव में हम ऐसे समाज के निर्माण की ओर अग्रसर होते हैं, उस रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं जहाँ पर सभी के लिए जगह हो, जहाँ सभी एक दूसरे से हाथ मिलाकर चल सकें, जहाँ एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव। आज की इस विचार गोष्ठी में सबसे पहले हम अपने नायक, अपने गुरुजी प्रोफेसर बनवारी लाल शर्मा जी को याद करना चाहेंगे। कुछ नए विद्यार्थी हम सबके बीच में हैं जिनका शरीर के रूप में तो उनसे मिलन नहीं हो पाया, लेकिन उनके विचारों को वो जान सकते हैं। और इसके लिए हम आज़ादी बचाओ आंदोलन के संस्थापक सदस्यों में से एक और स्वराज विद्यापीठ के कुल संचालक डॉक्टर कृष्ण स्वरूपानंदी जी से अनुरोध करते हैं कि वे प्रोफेसर शर्मा के विचार को, उनके बारे में हम सभी को बताएं। डॉक्टर आनंद। वरिष्ठ साथियों के प्रति अपना प्रणाम निवेदित करता हूं और डॉक्टर शर्मा का जो विराट व्यक्तित्व रहा है उसका संक्षिप्त खाका खींचने की कोशिश करता हूं। डॉक्टर शर्मा 1935 में पैदा हुए थे और 1935 में ही रूस के गणितज्ञ पोंट्रियागिन को बाय इंट्यूशन एक थ्योरम आ गई जिसको वो सत्यापित नहीं कर पाए थे, सिद्ध नहीं कर पाए थे, और उन्होंने दुनिया के सामने कहा कि एक ओपन प्रॉब्लम है, इसको कोई भी मैथमेटिशियन
लग करके हल कर सकता है। डॉक्टर शर्मा ने वो थ्योरम सिद्ध कर दी और उसके बाद डॉक्टर शर्मा का परचम सारी दुनिया में लहराया। इतने ऐसे ही कभी उन्होंने हम लोगों से इसकी चर्चा नहीं की थी, ये बात मुझे पता चली डॉक्टर विष्णु प्रकाश श्रीवास्तव जी के लेख से, जो डॉक्टर शर्मा के जाने के बाद उन्होंने लिखा था। डॉक्टर शर्मा जी हम लोगों से एक बात कहा करते थे कि भाई अगर आपको कहीं जाना है तो आप ये सोचेंगे कि अगर इस रास्ते से जाएंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे, इस रास्ते से जाएंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे, इस रास्ते से जाएंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे, और अंततोगत्वा आपको रास्ता मिल जाएगा जिस रास्ते के जरिए आप अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। वे बड़े ही प्रयोगधर्मा व्यक्तित्व थे। प्रारंभ में वे आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से प्रभावित हुए थे। भूदान आंदोलन चल रहा था, विनोबा जी ग्राम स्वराज्य के लिए देश के गांवों की यात्रा कर रहे थे। डॉक्टर शर्मा जुड़े। डॉक्टर शर्मा ने उसमें एक नया आयाम जोड़ा। उनका जब गांवों में ग्राम स्वराज्य तो नगरों में नगर स्वराज्य, क्योंकि नगर जो हैं वे शिक्षा के केंद्र हैं, संस्कृति के केंद्र हैं, व्यापार के केंद्र हैं। तो वहाँ की जो मोहल्ला इकाइयाँ हैं वहाँ पर नगर स्वराज्य की अवधारणा पर उन्होंने काम करना शुरू किया और सर्वोदय आंदोलन से जुड़े होने के बावजूद वे सर्वोदय का जो सर्वोच्च संगठन था सर्व सेवा संघ, उससे नहीं जुड़े, संगठन से नहीं जुड़े, वो विचार से जुड़े और उन्होंने अपने संगठन खड़े किए। इलाहाबाद में सर्वोदय विचार प्रचार समिति की स्थापना उन्होंने की, जिसकी अध्यक्षा महियसी महादेवी वर्मा जी बनी। डॉक्टर शर्मा सचिव बने और पूरे इलाहाबाद के मोहल्लों में उन्होंने काम करना शुरू किया। पूरा पड़ायन में, जहाँ इस समय मेरी ससुराल है, उन दिनों कुछ बना नहीं था, तब मेरी ससुराल थी भी नहीं, तो हम जाते थे तो मलिन बस्तियों के बच्चों को डॉक्टर शर्मा इकट्ठा करते थे और हम लोग पढ़ाते थे। तो डॉक्टर शर्मा ने यहाँ सर्वोदय सचल पुस्तकालय की स्थापना की, जिसको अम्मा जी देख रही थी। जमुना इंटर क्रिश्चियन कॉलेज के प्राध्यापक श्री रामकृष्ण गुप्त जी देख रहे थे। इलाहाबाद के मोहल्ले मोहल्ले में घर घर में किताबें पहुंचाई जाती थी और किताबें आती थी। 1972 में उन्होंने नगर स्वराज नामक पाक्षिक का प्रकाशन शुरू किया और उससे एक बेहतरीन टीम जुड़ी। महादेवी वर्मा जी, प्रोफेसर रघुवंश जी, डॉक्टर जगन्नाथ स्वरूप माथुर जी, प्रोफेसर उदय प्रकाश अरोड़ा जी, पूरी टीम बनी। डॉक्टर साहब उसके प्रकाशक बने। भरत जी टंडन, जो उन दिनों एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट में थे, वो उसके प्रबंध संपादक बने और उसका विमोचन हुआ तो आचार्य जे.बी. कृपालानी जी आए थे और उन्होंने विमोचन किया था। उन दिनों सत्यप्रकाश मालवीय जी महापौर हुआ करते थे। तो बड़े ही उत्साह से नगर स्वराज की लॉन्चिंग हुई और उसके बाद डॉक्टर शर्मा को लगा, जेपी के एक वाक्य से बहुत प्रभावित हुए। जेपी ने ये कहा कि मित्रों, 17 साल तक मैं ठंडा लोहा पीटता रहा, तो ठंडे लोहे को पीटने से कुछ नहीं होगा, लोहा गर्म होना चाहिए। तब डॉक्टर शर्मा नगर स्वराज को उत्तर प्रदेश में जेपी आंदोलन का मुखपत्र बनाया। लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी से जुड़े। डॉक्टर शर्मा की जो खास बात थी, जो अन्य कार्यकर्ताओं में, नेताओं में हम नहीं देख पाते हैं, डॉक्टर शर्मा हर चीज़ के माइन्यूटेस्ट डिटेल में जाते थे। मैं एक उदाहरण दे करके आगे बढ़ूंगा। जयप्रकाश नारायण ने घोषणा की 5 जून 1974 को कि कल विधानसभा के 8 फाटकों पर छात्र युवा बैठेंगे, धरना देंगे। बढ़िया भाषण रहा, तालियां बजी, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया जयप्रकाश जी ने और सब लोग अपने अपने घर चले गए। डॉक्टर शर्मा ने
जेपी से कहा कहाँ हैं वो लड़के, उन लड़कों से कहाँ संपर्क हुआ है। तो जेपी ने कहा भाई अब क्या किया जाए। तो डॉक्टर शर्मा ने कहा कुछ चिंता न करें, मैं कुछ करता हूँ। जितने बूढ़े सर्वोदयी गए थे, अधेड़ सर्वोदयी गए थे, सबको कहा जाइए नहीं, रुकिए। सबको रोका और सर्वोदयियों का दल छात्र युवा संघर्ष समिति का बैनर लगा करके डॉक्टर शर्मा की ललकार से आगे बढ़ा और 8 विधानसभा फाटकों पर बैठे लोग लाठीचार्ज हुआ। उसके बाद तो फिर युवा उमड़ करके आ गए। तो डॉक्टर शर्मा एक एक डिटेल में जाते थे। जयप्रकाश नारायण जी के विश्वस्त सलाहकार थे और जयप्रकाश जी का आंदोलन बिहार में चल रहा था। डॉक्टर साहब ने कहा कि बिहार में नहीं, इसको देश में ले चलना है। इलाहाबाद में 22-23 जून 1974 को प्रयाग महिला विद्यापीठ में अखिल भारतीय छात्र युवा सम्मेलन करके यहाँ बिगुल बजा और यहाँ के बाद पूरे देश में संपूर्ण क्रांति आंदोलन फैलता गया। दक्षिण में जड़ें नहीं पहुँच पाई थी, लेकिन पूरे उत्तर भारत में तो डॉक्टर शर्मा जेपी के साथ छाया बन करके लगे रहे। जेपी आंदोलन के बाद डॉक्टर साहब ने कहा भाई संपूर्ण क्रांति का आंदोलन तो रुक गया है, और जेपी को ही कोट करते हुए कहा करते थे, जेपी ने कहा था कि सरकार जो है आंदोलन की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बन करके आ गई है, हम रोड़े को हटाएंगे और हमारा आंदोलन जारी रहेगा। तब जयप्रकाश नारायण जी का उन दिनों बयान आया था कि साल भर तक हमें जनता पार्टी की सरकार के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। डॉक्टर साहब प्रोफेसर रघुवंश जी को लेकर के जेपी के पास गए और कहा कि आंदोलन नहीं रुकना चाहिए। आंदोलन के लिए जेपी ने डॉक्टर साहब को प्रोफेसर साहब कहते कहा, प्रोफेसर साहब आप इंतज़ाम करिए, अगर स्वास्थ्य अच्छा रहा तो मैं इलाहाबाद आ जाऊंगा, नहीं पटना में बुलाइए देश भर के साथियों को और आंदोलन का बिगुल बजाया जाए। दुर्भाग्य से जयप्रकाश नारायण जी नहीं रहे। और उसके बाद डॉक्टर शर्मा पेरिस चले गए, फिर वहाँ से लौटे और मैंने देखा कि जो जेपी के लिए जो कविता दिनकर जी ने लिखी थी, लौटे तुम रूपक बन स्वदेश की आग भरी कुर्बानी का, अब जयप्रकाश है नाम देश की चढ़ती हुई जवानी का, उसी तरह से डॉक्टर साहब आए और आतुर हठी जवानी के रूप में भाई हमें क्या करना है। उन्हीं दिनों 2-3 दिसंबर 1984 की रात भोपाल में बहुत बड़ा हादसा हुआ। यूनियन कार्बाइड कारखाने से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिसी। तब डॉक्टर साहब ने कहा कि ये मल्टीनेशनल है यूनियन कार्बाइड और उसके खिलाफ सरकार कुछ नहीं कर रही है। वारन एंडरसन को देश से भगा दिया गया है। तब यहाँ पीडी टंडन पार्क में छात्रों, युवाओं और समाजकर्मियों के साथ एक उपवास का कार्यक्रम हुआ और उसके बाद मंथन चलता रहा। फिर डॉक्टर साहब गांधी भवन के निर्देशक हुए। 5 जून 1989 को प्रोफेसर रघुवंश जी ने कहा कि आप लोग मुद्दे की तलाश कर रहे हैं, अरे भाई यूनियन कार्बाइड पर आप लोग काम कर रहे हैं, मल्टीनेशनल्स के मुद्दा। तब डॉक्टर साहब जुट गए और उन्होंने मल्टीनेशनल्स के मुद्दे पर काम किया। और डॉक्टर साहब एक वाक्य बराबर कहा करते थे कि ये कहा जाता है कि भूमंडलीकरण जो है उसकी प्रक्रिया अपरिवर्तनीय है, अपलटनीय है, इरिवर्सिबल है, हमको इसे पलटना है। और इसलिए वो जुट गए। उन्हीं दिनों डंकल प्रस्ताव आया। डंकल प्रस्ताव की एक प्रतिलिपि उन्होंने जिनेवा से मंगवाई और उसको छाप करके देश भर के सांसदों के पास पहुंचाया और कहा कि इससे हमारी राजनीतिक संप्रभुता पर असर पड़ रहा है, खेती किसानी पर असर पड़ रहा है, दवाओं पर असर पड़ रहा है। और देश में डॉक्टर साहब की प्रेरणा से नेशनल वर्किंग ग्रुप ऑन पेटेंट लॉज में एक वैज्ञानिक बीके कैलिया जी लगे और विरोधी दल के लोग भी आए और मेल मिल गया। डॉक्टर साहब ने ये जो आज़ादी बचाओ आंदोलन था, इसके जन्मदाता डॉक्टर शर्मा, इसके प्रणेता डॉक्टर शर्मा, इसके नायक डॉक्टर शर्मा
उसके पहले जिन आंदोलनों में डॉक्टर शर्मा ने काम किया था उसमें नायक दूसरे थे। सर्वोदय आंदोलन के नायक विनोबा भावे थे और संपूर्ण क्रांति आंदोलन के नायक जयप्रकाश नारायण थे। ये आंदोलन प्रोफेसर शर्मा के नायकत्व में यहाँ पर डॉक्टर शर्मा का विराट व्यक्तित्व उभर करके आया। देश में जहाँ जितने भी स्वतः स्फूर्त जन आंदोलन चल रहे थे, डॉक्टर साहब सबसे जा कर के जुड़े, चाहे वो न्यूक्लियर पावर प्लांट के खिलाफ आंदोलन रहा हो, चाहे वो भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन रहा हो, चाहे मछुआरों का आंदोलन रहा हो। देश के सारे आंदोलनों से जुड़ करके और उनकी प्रेरणा से नेशनल अलायंस ऑफ पीपुल्स मूवमेंट बना और डॉक्टर साहब ने पूरे देश में जागरण पैदा किया। और डॉक्टर साहब को मैं सच्चे अर्थों में शहीद मानता हूँ। शहीद वो होता है जो कर्म क्षेत्र में उतर करके संघर्ष करते हुए आत्मोत्सर्ग करता है। डॉक्टर साहब दिसंबर 2012 में जो राष्ट्रीय सम्मेलन इंदौर में होने वाला था, उसमें पानी के मुद्दे को लेकर के, प्राकृतिक संसाधनों के मुद्दे को लेकर के राष्ट्रीय सम्मेलन कर रहे थे। तो वो यहाँ से निकल पड़े अभियान पर। हरियाणा गए, हिमाचल गए, पंजाब में होते हुए फिर चंडीगढ़ गए। चंडीगढ़ में ही उनका देहावसान हुआ। कर्म क्षेत्र में ही वो गए हैं, काम करते हुए गए हैं। रानी लक्ष्मीबाई की 2 पंक्तियां हैं, एकदम सटीक बैठती हैं। बढ़ जाता है मानवीर का रण में बर के होने से, मूल्यवती होती है सोने की भस्म यथा सोने से। तो डॉक्टर शर्मा शहीद हुए। डॉक्टर शर्मा ने, जो मैं अंतिम बात कहना चाहूँगा, मेधा पाटकर ने डॉक्टर शर्मा को श्रद्धांजलि देते हुए इंदौर में कहा था कि गांधी और जयप्रकाश के बाद युवा शक्ति को नेतृत्व देने का काम, युवाओं को जगाने का काम अगर किसी व्यक्ति ने किया है तो वो बनवारी लाल शर्मा जी थे। आप कल्पना करें, 300 किलोमीटर की लंबी मानव श्रृंखला उन्होंने स्कूलों कॉलेजों में विद्यार्थियों का आवाहन करके बनवाई। भदोही, वाराणसी, जौनपुर, इलाहाबाद को घेरते हुए त्रिकोणीय मैथमेटिशियन थे ही, तो नाम भी वो उसी तरह का रखते थे, ट्रायंगुलर ह्यूमन चेन, यानी त्रिकोणीय मानव श्रृंखला बनी। और उसके बाद उन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया। 1200 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनी। फरवरी 2001 था, जिसमें दिल्ली को घेरते हुए नौजवान, समाजकर्मी, गांव वाले लोग खड़े हुए और ये कह रहे थे, संकल्प ले रहे थे कि देश को हम गुलाम नहीं होने देंगे। क्योंकि डॉक्टर शर्मा मानते थे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ जो लड़ाई है, कॉरपोरेट लेड ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ जो लड़ाई है, कॉरपोरेट लेड इकोनॉमिक मॉडल के खिलाफ जो लड़ाई है, वो आज़ादी की नई लड़ाई है। और आज़ादी की नई लड़ाई में वो कह रहे थे, जैसे मार्क्स कहते थे कि वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, उसी तरह से डॉक्टर शर्मा कह रहे थे कि विक्टिम्स ऑफ द मल्टीनेशनल्स मस्ट यूनाइट। ये खड़े हों और इस व्यवस्था को चुनौती दें। हर महापुरुष के जाने के बाद होता है कि ऐसे लोग नहीं उभर पाते हैं जो उस विचार को, उस आंदोलन को, उस कर्म को आगे बढ़ा सकें। उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि जहाँ वो चीज़ें छोड़ कर गए हैं उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और उसको सही परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है। प्रोफेसर भगवान जी ये कहा करते थे कि हम लोगों की एक आदत है भारतीयों की कि जो गतिशील सत्य होता है उसको हम पाषाण बना देते हैं, पाषाण बना करके पूजने लगते हैं। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी विचार को, किसी भी नई चीज़ को उसकी गत्यात्मकता में हमें ग्रहण करना होगा। तो डॉक्टर शर्मा
एक गत्यात्मक विचार हैं। हमें उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि कहूँ या उनका जो संकल्प था उसको आगे बढ़ाने का काम हम लोग करें। और हम मानते हैं, डॉक्टर शर्मा भी कहते थे कि हम छोटे लोग हैं, लेकिन अगर मिलजुल करके काम करेंगे, तो गांधी जैसे कहते थे कि ये जो बड़ी मशीनों के द्वारा उत्पादन होता है मास प्रोडक्शन है, मास प्रोडक्शन के बजाय प्रोडक्शन बाय द मासेस। तो हम छोटे लोग जगह जगह अगर काम करेंगे और स्वतः स्फूर्त ढंग से, स्पॉन्टेनियस ढंग से जो लोगों के आंदोलन जगह जगह चल रहे हैं, इनका रेडिकलाइजेशन हो और इनके बीच एकता होगी, तो ये जो देश में मॉडल चल रहा है इसको हम पलट सकते हैं। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि उनके सानिध्य में 1972 में उनके संपर्क में आया और 2012 तक लगातार, कुछ वर्ष छोड़ दिए जाएं तो लगातार उनके संपर्क में रहा। और शुरू में मैं कविताएं लिखता था तो डॉक्टर शर्मा ने कहा, क्या तुम दर्द भरी कविताएं लिखते हो, तुम लगता है पंथ से प्रभावित हो। तो फिर उसके बाद डॉक्टर शर्मा के साथ सब जुड़ा, तब वो मादक पीर ख़त्म हो गई और लड़ने का एक जज्बा पैदा हुआ। इमरजेंसी के बाद लौट करके आए थे तो डॉक्टर शर्मा की प्रशंसा में कुछ लोग कहे, उनका सत्य के लिए कोई भी बलिदान बड़ा नहीं होता, सत्य के लिए हम कुछ भी करते हैं वो बहुत बड़ा नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ उस हुतात्मा को, अमर शहीद को, अमर आंदोलनकारी को अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ और अनुभव करता हूँ कि वो हैं हमारे साथ। केवल हम लोगों को पहल करने की आवश्यकता है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आनंदी जी ने बहुत संक्षेप में प्रोफेसर शर्मा के बारे में अपने विचार रखे और उनके आंदोलन के पक्ष को बखूबी रखा। आंदोलन ही वह विधा है, वो तरीका है जो बदलाव की इबारत रखता है। उसके लिए त्याग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी होती है। और आज की संगोष्ठी का विषय भी कुछ इसी तरीके का है कि आज़ादी की लड़ाई में इलाहाबाद की क्या भूमिका रही, इलाहाबाद वासियों ने क्या योगदान दिया है। बिना किसी ज़्यादा भूमिका के इस विषय के मर्मज्ञ डॉक्टर बद्री विशाल त्रिपाठी जी से हम अनुरोध करते हैं कि वे आज़ादी की लड़ाई में इलाहाबाद की क्या भूमिका रही है उस पर अपने विचार हम सभी से साझा करें। इसे अनुरोध है कि मंच पर आकर के वे अपने विचारों को हम सभी से साझा करें। डॉक्टर त्रिपाठी। मोस्ट रेस्पेक्टेड प्रोफेसर त्रिपाठी सर, यहाँ उपस्थित सभी महान भाव एवं बहनों, मैं आप सबके प्रति सादर अभिवादन निवेदित करता हूँ। मैं आप लोगों के साथ परम श्रद्धेय प्रोफेसर बनवारी लाल शर्मा जी के प्रति श्रद्धान्वित होता हूँ। मेरा कुछ उनसे संपर्क अवश्य रहा। ही वॉज ए ट्रैक मेकर और बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। मैं बार बार उनको नमन करता हूँ। सर, दो एक बातें उनके साथ की मैं आपसे संक्षेप में कहूँ। इन्होंने आनंदी साहब ने नगर स्वराज का नाम लिया। ये संयोग था
कि मेरा जो सर पहला लेख छपा वो नगर स्वराज्य में छपा, तो मैंने जब दिया तो कुछ दिन कुछ पता नहीं लग रहा था, वो पहला था लाइफ का। तो एक दिन प्रोफेसर रघुवंश सर कहीं उनसे सादर अभिवादन हुआ तो उन्होंने कहा तुम्हारा लेख थोड़ा बड़ा है, 2 इशू में आएगा। आई बिकेम वेरी हैप्पी। आप समझ सकते हैं, पहला लेख छपे। इसी तरह से पहली बार बोलने का मौका भी अगर बाहर मिला कॉलेज से तो ईविंग क्रिश्चियन कॉलेज में मिला। आई एम वेरी थैंकफुल टू दोज पर्सन्स। भगत जी थे, निवानी जी थे। सन 78 में बाढ़ आई इलाहाबाद में, बड़ी भयानक बाढ़ थी। भूरेलाल जी यहाँ के जिलाधिकारी थे और टोंस का जहाँ संगम होता है गंगा से, लकटहा घाट, द प्लेस इज नोन एज लकटहा घाट, बिल्कुल जलमग्न हो गया, डूब गया। हम लोग बैठे हुए थे गांधी भवन में। शर्मा जी ने कहा कि भाई वहाँ खाना नहीं पहुँच रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है। लकटहा घाट की दूरी यहाँ से कम मैं समझता हूँ 45-46 किलोमीटर की होगी। और उन्होंने कहा कि कल से वहाँ खाना पहुँचना चाहिए। और कुछ जगहों से कहा गया कि आप लोग सवेरे इतना पूरी बना के रखेंगे, ये रखेंगे, इकट्ठा किया जाएगा। करीब करीब बराबर जांघ तक पानी में घुस के 1 किलोमीटर तक उस पॉइंट पर शर्मा जी खुद जाते थे, हम लोग साथ जाते थे और लगातार 1 हफ्ते वहाँ खाना पहुँचाया गया। ये जो बक्सी बांध है, करीब करीब गंगा जी इसके बराबर पर आ गई थी और कुछ स्टूडेंट्स हम लोग गए वहाँ पर, बोरियां रखने का काम हो रहा था। शर्मा जी खुद लगे हुए थे। तब तक भूरेलाल जी किसी वजह से आए। उन्होंने देखा कि शर्मा जी वगैरह सब लगे हैं, वो तुरंत लौट कर गए और फिर से हाफ पैंट और वो पहन के आए और फूल लग गए। पूरा बांध पर बोरी फैलाई गई। शर्मा जी विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। ऐसे वीर समाज में विशिष्टता से आते हैं, हम उनके प्रति श्रद्धावनत होते हैं। हमारे जैसे साधारण व्यक्ति के पास भी अगर कभी कुछ दिन देर हो जाए तो वो, उन दिनों संचार का बहुत वो नहीं था, पहुंच जाते थे। कहाँ घूम रहे हो भाई, बहुत लगाव था। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें चिर शांति दे। आज के विषय के संदर्भ में मैं बहुत जानता नहीं हूँ, मेरा विषय भी नहीं रहा है, अर्थशास्त्र का साधारण विद्यार्थी। कुछ इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन और विशेष करके आनंदी जी की वजह से कुछ पढ़ने का मौका स्वराज विद्यापीठ में मिला। थोड़ा से कंपैरेटिव एडवांटेज ये है कि मैं इसी ज़िले का नेटिव हूँ, यहीं थोड़ा जो रोजी रोटी चली, पढ़ा, तो थोड़ा सा उन जगहों की जानकारी है जहाँ पर कुछ ये घटनाएं घटी। With the experience of these factors, I am trying to present some points before you, and I know कि आप लोग इस विषय पर हमसे ज़्यादा जानते हैं। जो आप उस पर आपकी जो मंशा होगी, जो आप कहेंगे, उससे I shall enrich myself। किसी विशेषज्ञता का दावा नहीं है। 1857 का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उस पर 16 जून को स्वराज विद्यापीठ में मुझे कुछ कहने का मौका मिला था। इसलिए और पिछले साल भी तो वो जो बात यहाँ पर हुई थी
वो लेख हिंदुस्तानी एकेडमी में छपा है। मैं आज 1857 पर विशेष रूप से बात नहीं करना चाहता, केवल इतना कहना चाहता हूँ कि इलाहाबाद में साझी लड़ाई का एक मौका दिया और एक अवसर निकाला। 1857 से पहले अंग्रेज़ों ने 111 लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन उनमें कोई भी साझी लड़ाई नहीं थी। जब बंगाल में हो रहा था तो मराठा लोग चुप बैठे थे, राजपूत लोग चुप बैठे थे। जब उधर हुआ तो इधर के लोग चुप बैठे थे। एक एक करके उन्होंने देश को 1835 तक पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया था। 1857 की लड़ाई ऐसी हुई, और विशेषकर इलाहाबाद की, जिसमें मौलवी लियाकत अली साहब लीडर थे और मेवाती तथा सामान्य जनता, विशेषकर प्रयागवाल तीर्थ पुरोहित लड़ रहे थे। साझी लड़ाई थी। 1857 में इलाहाबाद जैसी छोटी सी जगह में, उस समय इलाहाबाद बहुत छोटा रहा होगा, सिविल लाइंस भी 1858 में बना, कंपनी बाग भी 1858 में बना, ये सब इलाके तो खाली रहे ही होंगे। तब भी यहाँ पर जो न्यूनतम अनुमान किया गया वो 8000 लोगों को फांसी पर लटकाया गया या गोली मारी गई। इलाहाबाद के गजेटियर में इस बात का उल्लेख है कि ऑल द ट्रीज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सिटी देयर यूज्ड एज गिबेट, फांसी के तख्ते के रूप में पेड़ों को प्रयोग किया गया। चौक में जो नीम का पेड़ एक बचा है, वहाँ 7 पेड़ थे, वहाँ 800 लाशें उस पर लटक रही थी। धूमनगंज के पास जो इमली का पेड़ था, उसका नाम ही पड़ गया था फांसी इमली। गंगा पार में, ट्रांस गंगा एरिया में, दहियामा, नसरतपुर, कोटवा, इन जगहों पर भयानक कत्लेआम हुआ। वे सब हिंदुस्तानी थे, भारतीय थे, न हिंदू थे, न मुसलमान थे, न सिख थे, न ईसाई थे। उनका एक मिशन था, भारत आज़ाद हो। यह भी एक उल्लेखनीय बात है कि सतारा, नागपुर, झांसी या दिल्ली और मेरठ या बैरकपुर की जो घटनाएं घटी, उनके पीछे कोई विशेष कारण था। कहीं पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, कहीं पर साम्राज्य की कामना थी, कहीं पर फौज का विद्रोह था, कहीं पर धार्मिक टिप्पणी थी। परंतु इलाहाबाद न तो किसी नेतृत्व में यहाँ लड़ाई हुई और न किसी खास वजह से, केवल एक वजह थी, हिंदुस्तान आज़ाद हो। झांसी में भी फौज लड़ी, लेकिन इलाहाबाद में जनता लड़ी। कई बार ये कहा जाता है कि इलाहाबाद में 6 जून को बगावत हुई, लेकिन उसके पहले 5 जून को सैफ खां मेवाती के यहाँ बैठक हो चुकी थी और निर्णय हो चुका था। आई मीन टू से दैट यहाँ जनता लड़ी। ये जो मेवाती लोग हैं, मेवाती मुसलमान हैं, ये पूरा मेवातियों का इलाका था। छीतपुर गांव था, सब गांव थे। ये बड़ी बहादुर लोग थे। इन लोगों ने अंग्रेजों को हटाने का संकल्प कर लिया था। यहाँ पर किसी खास उद्देश्य से नहीं, बल्कि केवल देश को आज़ादी के लिए लड़ाई गई। और कई जगहों पर आज़ादी 1857 में ख़त्म हो गई, परंतु इलाहाबाद में आज़ादी की लड़ाई 1857 का संग्राम 1858 तक चला है, गंगा पार के इलाके में।
मौलवी लियाकत अली साहब जब यहाँ से निकले हैं तो फिर वो कानपुर से घूमकर गंगा पार के इलाके में आए। यहाँ की एक एक धूल का कण पवित्र है, हम उसको मत्थे लगाते हैं। ये भी कहना चाहता हूँ कि 1857 की लड़ाई अगर लड़ाई ही नहीं तो कम से कम यह लड़ाई हिंदुस्तान की आगे की लड़ाई का माध्यम बनी। 1857 में इटावा में ह्यूम साहब कलेक्टर थे, एवो ह्यूम। वहाँ पर बगावत हुई और ह्यूम साहब फंस गए। ये हुआ कि इनकी प्राण का संकट है। भारत की जनता कभी भी, चंद उदाहरण छोड़ दिए जाएं, मीर जाफर ने अगर सिराजुद्दौला को धोखा दिया तो उनके दूसरे सेनापति मोहनलाल ने उनका अपने प्राण रहते तक उनकी रक्षा की। वहाँ के लोगों ने एवो ह्यूम को किसी तरह से पगड़ी बांधकर, किसी तरह से रूप बदलकर उनको आगरा के किले तक पहुँचाई। उसके बाद उनके ऊपर दबाव पड़ा, कंपनी सरकार थी उस समय, उनके ऊपर दबाव पड़ा कि तुम आ कैसे गए, गो बैक। फिर वो आए और इट इज़ वेरी फेमस लोकल बैटल, इट इज़ नोन एज बैटल ऑफ अनंतराम, 7 फरवरी की बैटल है 1858 में। और वहाँ पर 125 लोगों को एवो ह्यूम ने मरवाया, कुछ लोगों को फांसी लटकाई। एवो ह्यूम ये जो कर रहे थे कंपनी के एक नुमाइंदे के रूप में, लेकिन मन में उनके ये था कि हमको इन लोगों ने ही बचाया है। और वही कृतज्ञता का भाव हो सकता है कि उनमें रहा हो और 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई हो। संभव है ऐसा कि वो कृतज्ञता बाद में भी वो एवो ह्यूम साहब शिमला में बराबर बने रहे। तो संभव है कि उनकी लाइफ में ये मोड़ आया कि ये लोग अगर ना होते तो मेरी लाइफ 1857 में ख़त्म हो गई होती। इलाहाबाद का 1857 में जो भूमिका है उसने वो पूरे देश में एक विशेष स्थान रखती है। और फिर उसके बाद पूरे टाइम तक इलाहाबाद प्रथम पंक्ति का नेतृत्व देता रहा है। 1888 में जो कांग्रेस का 4th अधिवेशन हुआ, फिरोज शाह मेहता साहब उसके अध्यक्ष थे। 1905 में जब बंग भंग हुआ, गांधी जी ने उसने एक टिप्पणी की थी। एट दैट टाइम ही वाज एट साउथ अफ्रीका। इंडियन ओपिनियन में उन्होंने लिखा था कि ब्रिटिश, ये बंगाल का 2 टुकड़ा नहीं हुआ है, ये ब्रिटिश शासन के टुकड़े हो गए हैं, ब्रिटिश शासन के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। ये गांधी जी ने उस समय भी लिखा था। 1905 में जब बंग भंग हुआ तो इलाहाबाद में उसकी गंभीर प्रतिक्रिया हुई। पंडित सुंदरलाल जी और मंजर अली सोख्ता, पंडित सुंदरलाल जी और मंजर अली सोख्ता इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे। क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण दोनों को निष्कासित किया गया। और उसी के आसपास 1907 से शांति नारायण भटनागर ने एक उर्दू साप्ताहिक निकालना चालू किया, स्वराज उर्दू साप्ताहिक था। शांति नारायण भटनागर जी ने जब वो उसमें जबरदस्त विरोध हुआ बंग भंग का और अंग्रेजी सरकार का, और उसके संपादकों को सजा होनी शुरू हुई। एक कविता के आरोप में 10 वर्ष की सजा शांति नारायण भटनागर जी को हुई। उसके बाद संपादक आते गए और उनको सजा होती गई। 8 संपादक हुए 2007 से 2010 के बीच में, जिनको कुल 125 वर्ष की सजा हुई।
उसी अखबार में एक विज्ञापन प्रकाशित हुआ, संपादक चाहिए, संपादक चाहिए, उसकी सैलरी है दो सूखी रोटी, 1 गिलास पानी और प्रत्येक संपादकी पर 10 वर्ष की सजा। इस विज्ञापन के बाद भी संपादकीय कार्यालय में लाइन लगी रहती थी कि वी आर रेडी। एक मौके पर इलाहाबाद के कलेक्टर ने, जब वो डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करने जा रहे थे, उसी समय उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। डिक्लेरेशन फॉर्म दे नहीं पाए थे और कलेक्टर ने ये कहा कि अब इस मुगलिया सिंहासन पर कौन बैठेगा ये देखता हूँ। एट दैट मोमेंट एक दूसरे आए और उन्होंने संपादकत्व का डिक्लेरेशन सबमिट किया। इलाहाबाद में जो बंगाल का विभाजन हुआ उसकी तीव्र प्रतिक्रिया हुई। पंडित सुंदरलाल जी ने, मंजर अली सोख्ता ने और स्वराज साप्ताहिक का योगदान अविस्मरणीय है ही। बाद में वो जो स्वदेशी आंदोलन में सम्मिलित हो गया। इसके बाद जब 1914 से 18 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, इस पीरियड में भारत ने मैन और मनी से अंग्रेज़ों की पूरी सहायता किया। उम्मीद ये की जा रही थी कि लड़ाई के बाद भारत के प्रति इनका दृष्टिकोण बदलेगा। ऐसा कहा जाता है कि करीब 12 लाख लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स की फौज में थे, या फौज को रसद पहुंचाने में लगे हुए थे, या चंदा इकट्ठा करने में लगे हुए थे। इस बात का उल्लेख है कि करीब 3 करोड़ पाउंड की राशि प्रति वर्ष 1914 से 18 तक अंग्रेजों को दी जाती थी। उम्मीद ये जनता कर रही थी कि इससे हिंदुस्तान का भाग्य बदलेगा, परंतु लड़ाई खत्म होते ही दूसरी स्थिति पैदा हो गई और वो आया रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट इतना भयानक था, उसमें एक बात चलन में आ गई थी। उसमें ये था कि रोलेट एक्ट में ये था कि किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है और बिना किसी न्यायिक प्रणाली के पूरे हुए सजा की जा सकती है। दिस वाज द एसेंस ऑफ दैट एक्ट। और ये भी चलन में आ गया था कि नो दलील, नो वकील, नो अपील। जी, ये चलन में आ गया था। ये मिला इस, और उसके किचलू साहब को गिरफ्तार किया गया। उसको प्रोटेस्ट करने के लिए जलियांवाला बाग में एक छोटी सभा बुलाई गई। बैसाखी का दिन था, 13 अप्रैल बैसाखी का दिन था। भीड़ आई थी, वो लोग उसमें चले गए और माइकल ओ डायर के निर्देश पर जनरल डायर ने 10 मिनट तक 90 बंदूकों से गोली उगलवाता रहा। लोग हताहत हुए। इलाहाबाद में इसकी तीव्र प्रतिक्रिया हुई। मदन मोहन मालवीय जी और जवाहरलाल को वहाँ पर भेजा गया। 2 कमेटी बनी थी। एक कमेटी थी उसकी जायज़ का अध्ययन करने के लिए और दूसरी कमेटी थी वहाँ के लोगों को सहायता करने के लिए। इलाहाबाद उसमें बहुत अग्रणी रहा। यह भी उल्लेखनीय है कि गांधी जी जब 1915 में आए तो पहला व्याख्यान तो उन्होंने BHU में दिया। गोखले जी ने यह कहा था कि तुम साल भर नहीं बोलोगे, साल भर के बाद ही, साल भर तक यू ट्राई टू स्टडी द कंडीशन ऑफ द कंट्री
और जब साल ख़त्म हुआ था तब उसमें वो बोले थे। और उसके बाद उन्होंने दूसरा भाषण इलाहाबाद में दिया था, वो था 22 दिसंबर 1916 को न्योर सेंट्रल कॉलेज की इकोनॉमिक सोसाइटी डे, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी तो नहीं हूँ, अर्थशास्त्र की मेरी जानकारी नहीं है, परंतु उन्होंने एक असीमित फलक खोल दिया था और जो व्याख्यान का विषय था वो था कि क्या भौतिक उन्नत से वास्तविक उन्नत मेल खाती है। मैं एक विषयांतर के साथ एक बात कहना चाहता हूँ कि पिछले दिन यहाँ वो श्रीवास्तव जी जब बोल रहे थे तो कुछ वो अपने लेक्चर को उस रास्ते की ओर ले जा रहे थे। वी शैल हियर हिम अगेन। इसके बाद उसी समय की घटना है कि टर्की में जब वार ख़त्म हुआ तो टर्की को लोगों ने बांट लिया। वहाँ जो खलीफा थे वो अपदस्थ हुए और उसके खलीफा जी के नाम पर खिलाफत आंदोलन चला। खिलाफत आंदोलन का व्यापक प्रचार अली बंधुओं ने किया और खिलाफत आंदोलन की बैठक इलाहाबाद में हुई। खिलाफत आंदोलन और फिर उसी समय अजमल खां साहब ने, गांधी जी ने अपने जो उनको बोवर युद्ध का मेडल मिला था, जो उनको जुलू युद्ध का मेडल मिला था, जो उनको कैसरे हिंद का मेडल मिला था, वो वापस किया। और मैं कहना ये चाहता हूँ कि 1920 का जो असहयोग आंदोलन हुआ उसकी जड़ इलाहाबाद में है। इलाहाबाद में ये तय हुआ था कि असहयोग आंदोलन किया जाएगा। असहयोग आंदोलन में करीब 52,000 लोग पूरे देश में गिरफ्तार हुए थे, जिसमें से लगभग 1,300 लोग केवल इलाहाबाद में गिरफ्तार हुए थे। इलाहाबाद हर कदम पर अग्रणी भूमिका में रहा है। 1920 का ये जो आंदोलन हुआ, इसकी कांग्रेस कलकत्ता में हुई और यानी कलकत्ता अधिवेशन में मुख्य मुद्दा था खिलाफत आंदोलन और रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड का। इसमें मोतीलाल जी ने स्वराज शब्द जुड़वाया। स्वराज का मुद्दा कलकत्ता अधिवेशन में प्राथमिक नहीं था। इट वाज इलाहाबाद जिसने कलकत्ता अधिवेशन में 1920 में, जिसमें लाजपत राय जी जिसके अध्यक्ष थे, उस अधिवेशन में स्वराज का मुद्दा इलाहाबाद में उठाया। असहयोग आंदोलन चालू हुआ। चौरी चौरा कांड के बाद वो बात खत्म हुई। फिर वो इशू बना रहा और 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो हुआ, जिसको 1919 का एक्ट भी कहा जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में उम्मीद की जा रही थी कि स्वशासन की कुछ बात आएगी, पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन या जिसको हम कहते हैं कि फेडरल सिस्टम का कुछ जिक्र तो आया, लेकिन स्वराज के मुद्दे पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म साइलेंट रहा। इसलिए देश में अनरेस्ट बना रहा। तीनों बात हो गई, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म की नकारात्मकता, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग खिलाफत आंदोलन टर्की का। इस बात को थोड़ा पैचअप करने के लिए साइमन कमीशन बनाया गया 1927 में,
जॉन साइमन उसके अध्यक्ष बने। जॉन साइमन को ये काम दिया गया कि आप वहाँ की सरकार की क्रियाविधि की जांच करेंगे, शिक्षण व्यवस्था की जांच करेंगे और स्वायत्त संस्थाओं की जांच करेंगे, अपनी रिपोर्ट देंगे। एक बात उसमें और जोड़ी गई कि आप इस बात पर गौर करेंगे कि उत्तरदायी शासन की व्यवस्था हिंदुस्तान में की जा सकती है या नहीं की जा सकती, और की जा सकती है तो किस स्तर तक उत्तरदायी शासन की। साइमन कमीशन में कोई भी हिंदुस्तानी आदमी मेंबर नहीं था, सब लोग इससे बहुत नाराज थे। उसका विरोध जगह जगह हुआ। उसी विरोध में लाला लाजपत राय जी का निधन हुआ, स्वर्गवास हुआ। और भगत सिंह साहब, राजगुरु जी, इन लोगों ने तय किया कि लाठी चार्ज में जो स्कॉट वहाँ का एसपी था लाहौर का, उसकी ज्यादती से ये हुआ है तो उसको मारने का तय हुआ। और लाहौर में एक रूपरेखा बनाई गई। उस रूपरेखा में एक आदमी को साइकिल लेकर खड़ा किया गया पुलिस स्टेशन के पास कि जैसे ही वो आएगा तुम इशारा करना और फिर हम लोग अपना काम करेंगे। उसने इशारा किया, राजगुरु जी ने पहली गोली मारी और वो ढेर हो गया सैंडर्स। उसके बाद भगत सिंह साहब ने कई गोलियां उसके ऊपर चला दी, खत्म हो गया। अनफॉर्चुनेटली वो स्कॉट नहीं था, सैंडर्स था। स्कॉट पहुंचा ही नहीं था। खैर, हम कहना ये चाहते हैं कि भगत सिंह साहब को, राजगुरु साहब को बचाने में इलाहाबाद की अद्वितीय भूमिका रही। जब वो मारा गया, चंद्रशेखर जी, ये लोग सब हट हट के निकलना चाहते थे वहाँ से, निकलने की कोई गुंजाइश नहीं थी, कोई गुंजाइश ही नहीं थी। पूरा लाहौर शहर नाकेबंदी हो गई थी। एक दिन लाहौर स्टेशन पर पोर्टिको में एक गाड़ी खड़ी होती है, उसमें से एक साहब अमेरिकन वेशभूषा में, स्टाइल में निकलते हैं, चुर्स पीते हुए, और एक मेम साहब उनकी निकलती हैं। नौकर निकलता है सामान लेकर, ड्राइवर आदाब से सलाम करता है, गाड़ी लेके चला जाता है। वो तीनों गाड़ी में बैठते हैं और कलकत्ता के लिए रवाना हो जाते हैं। भगत सिंह साहब, राजगुरु जी और वो लेडी। ये लोग थे कौन? ये लोग न तो अमेरिकन थे, ना वो लेडी अमेरिकन लेडी थी। वो लेडी थी इलाहाबाद की एक बेटी। इलाहाबाद की बेटी थी दुर्गावती देवी, जो पॉपुलरली नोन एज दुर्गा भाभी, फ्राम शहजाद अब कौशाम्बी है, तब तो इलाहाबाद में ही था। शहजादपुर की बांके बिहारी जी की लड़की थी। उन्होंने जिम्मा लिया कि मैं तुम लोगों को निकाल दूंगी, और उन्होंने नाराजगी भी व्यक्त किया था कि तुम्हारे कैसे स्कॉट छूट कैसे गया। दुर्गा भाभी जी के नाम पर शहजादपुर के पास में गंगा पर एक पुल भी बना हुआ है, अब बन गया है। वो दुर्गा भाभी सेठ के नाम से ही जाना जाता है। दुर्गा भाभी ने ही वो पिस्तौल, शायद दुर्गा भाभी जी ने ही वो कोल्ट पिस्तौल जिससे चंद्रशेखर जी ने पुलिस पर फायरिंग किया और अंतिम गोली मारा, दुर्गा भाभी ने ही दिया था। दुर्गा भाभी ने ही बंबई के कमिश्नर पर गोली चलाई थी पहले, जो साक्ष्य के अभाव में छूट गई थी। इलाहाबाद इन लोगों को बचाने में अग्रणी भूमिका निभाता रहा है। हम लोग दुर्गा भाभी का बड़े सम्मान से आज स्मरण कर रहे हैं। जब उसी समय जब साइमन कमीशन आया तो
वो भारत के जो सेक्रेटरी थे वीरकेन हेड, उन्होंने एक व्यंग किया और कैबिनेट वहाँ पार्लियामेंट में उन्होंने इस बात को कहा कि भारत वाले उत्तरदायी शासन की बात करते हैं, शासन में सुधार की बात करते हैं, लेकिन ये लोग, इनसे मैं कई बार कह चुका हूँ कि जो सुधार आप चाहते हैं उस सुधार की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कुछ लिख के दीजिए, लेकिन कोई नहीं दे पाता, केवल बात करते हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, कोई ठोस रूपरेखा नहीं दे पाते हैं। इस चैलेंज को इलाहाबाद ने स्वीकार किया और पंडित मोतीलाल नेहरू ने करीब 42 दिन में जो रिपोर्ट तैयार की, नेहरू रिपोर्ट, ये था वीरकेन हेड के चैलेंज को स्वीकार करना। जो रिपोर्ट उन्होंने तैयार की, नेहरू रिपोर्ट, वो 1935 के और संविधान की बनाने में अत्यंत मददगार हुआ। आई मीन टू से कि सर, इलाहाबाद कभी भी पीछे से नहीं काम किया। एक बात का और उल्लेख कर देना चाहता हूँ कि जब 1857 की बात खत्म हुई तो अंग्रेज़ों ने एक पॉलिसी बनाया कि जब तक ये साझी लड़ाई तोड़ी न जाए, जब तक यहाँ की एकता पर चोट न पहुँचाई जाए, तब तक इनको काबू में करना मुश्किल है। देयरफॉर कैनिंग साहब ने और जॉन त्रिची, जिनके नाम पर एक रोड है ना सर, त्रिची रोड कोई है, त्रिची रोड है, अच्छा, तो त्रिची जी ने सर सैयद अहमद खां से कहा कि मौलाना साहब, आपकी इलाहाबाद में बहुत ज़रूरत पड़ती है और क्यों ना आप कुछ ज़्यादा समय इलाहाबाद में दें। और उन्होंने उनको सहमत किया और उसके लिए उन्होंने 22 एकड़ का एक भूखंड यहाँ पर खरीदा, आवंटित किया, जिसमें जो इमारत बनी वो सर सैयद अहमद खां के बेटे थे महमूद अहमद साहब, वो बिल्डिंग बनी महमूद मंजिल बनी। महमूद साहब इलाहाबाद के पहले हिंदुस्तानी, इलाहाबाद हाई कोर्ट के पहले हिंदुस्तानी जज भी थे। 1892 तक महमूद साहब इसमें रहे, उसके बाद वो हैदराबाद गए। 1892 में इस बिल्डिंग को राय बहादुर रायजादा परमानंद पाठक साहब ने खरीद लिया और एंड इट बिकेम पाठक निवास। 1898-99 में इसको मोतीलाल जी ने खरीदा एंड इट बिकेम आनंद भवन। आनंद भवन के उद्घाटन अवसर पर सर विलियम म्योर यहाँ आए और उन्होंने एक छोटा सा भाषण दिया कि दिस बिल्डिंग शैल बी हेल्पफुल इन सीमेंटिंग द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। काल की गति कोई जान नहीं सकता। वही बिल्डिंग जिसको सर विलियम म्योर ने ब्रिटिश शासन को पुख्ता करने की जगह के रूप में देखा था, वही बिल्डिंग ब्रिटिश शासन की जड़ उखाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1926 में मोतीलाल जी ने कहीं ये कह दिया, मोतीलाल जी ने ये सुन लिया, जवाहरलाल ने ये कहा था कि जब मैं इसका मालिक होऊंगा तो मैं इसको राष्ट्र को डोनेट कर दूंगा। 1926 की बात है। मोतीलाल जी ने इसको सुन लिया। गांधी जी ने भी इस बात को मोतीलाल से कहा कि जवाहर की ये राय है। मोतीलाल जी ने सोचा कि मैं ही क्यों न ऐसा कर दूं, और फिर उन्होंने 1927 में फॉर्ग फैमिली बगल वाली बिल्डिंग आनंद भवन बनाया और 1930 में 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने राष्ट्र को समर्पित किया। ये बिल्डिंग 30 से लेकर 46 तक कांग्रेस का मुख्यालय रही। यहाँ पर बहुत से निर्णय लिए गए। जब गांधी जी गोलमेज सम्मेलन से वापस आते हैं और मैकडॉनल्ड अवार्ड
मैकडॉनल्ड अवार्ड बड़ा अजीबोगरीब अवार्ड था, देश के टुकड़े टुकड़े करने वाला अवार्ड था। वहीं पर गांधी जी ने ये कह दिया था कि हम पृथक निर्वाचन और पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात हम नहीं मानने, खास करके शेड्यूल कास्ट के लिए। ये बिल्कुल गलत है। लेकिन मैकडॉनल्ड अवार्ड बिल्कुल डिसाइड हो गया और गांधी जी को कम्युनिकेट कर दिया गया कि ये तो लागू हो जाएगा। गांधी जी ने आते ही सन 32 में आमरण अनशन की घोषणा किया। सारा देश स्तब्ध हो गया कि गांधी, ये बात मैकडॉनल्ड अवार्ड की ब्रिटिश सरकार वापस लेने वाली नहीं है और गांधी जी अपनी बात से हटने वाले नहीं हैं। अब तो मौत गांधी जी की निश्चित है। फिर इलाहाबाद सामने आया। मालवीय जी, मदन मोहन मालवीय जी एट दैट टाइम आगे आए। उन्होंने सभी धर्मों, दलों के नेताओं की मीटिंग किया और मेरे ख्याल में 20 सितंबर सन 32 को गांधी जी ने उपवास चालू किया और मदन मोहन मालवीय जी की वजह से, ये आप जानते हैं कि उसने जो प्रावधान था, वो प्रावधान ये हुआ कि हम इनकी सीट भी बढ़ा देंगे और भी सुविधाएं देंगे, लेकिन पृथक निर्वाचक मंडल का जो वो था वो नहीं मानेंगे। मालवीय जी आगे आए और 26 तारीख को ही, आज ही के दिन 26 सितंबर को गांधी जी का उपवास खत्म हुआ। हम कह ये रहे हैं कि इलाहाबाद फिर आगे आया। इसके बाद अंग्रेज़ों ने बर्मा के सेपरेशन के बाद 1939 में देश को फिर युद्ध में झोंक दिया और ये चाहा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार की तरह देश मैन और मनी से अंग्रेज़ों की मदद करे। युद्ध निधि बनाई गई। इलाहाबाद में ये निर्णय हुआ कि युद्ध निधि में कदापि सहयोग नहीं करेंगे और युद्ध निधि विरोध अभियान की शुरुआत इलाहाबाद से हुई, जो अभियान बाद में व्यक्तिगत सत्याग्रह में परिवर्तित हो गया। और व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही थे आचार्य विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही थे इलाहाबाद के पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो आरंभ करने से पूर्व ही गिरफ्तार कर लिए गए थे। 786 लोग 1940 से 42 के पीरियड में इलाहाबाद के 746 लोग या तो जेल में सजा काट रहे थे व्यक्तिगत सत्याग्रह के विरोध में। इट वाज अगेंस्ट युद्ध निधि के खिलाफ था। अंग्रेज़ों ने सेकेंड वर्ल्ड वार में पूरे देश को खाली कर देना चाहा था। उन्होंने जब ये देखा कि युद्ध निधि से न तो लोग युद्ध निधि में डोनेट कर रहे हैं और न ही बड़ी कंपनियों से सहायता मिल रही है, तो उन्होंने एक दूसरी विधा अपनाई। उन्होंने करेंसी छापना चालू किया। और स्टैटिस्टिक्स थोड़ी सी मुझे याद है कि युद्ध के पहले 2 अरब रुपए की करेंसी थी, जो 42-43 तक बढ़कर 11 अरब की हो गई। करेंसी छाप लेने का मतलब ये था कि युद्ध की सामग्री को खरीदने का अधिकार पा जाना। उन्होंने ट्रेजरी का प्रयोग किया। करेंसी जो छापी जाती है या उस समय जो करेंसी छापी जाती थी, उसके पीछे एक ये था कि गोल्ड रखा जाएगा।
आनुपातिक प्रणाली करेंसी छापने की थी। 100 रुपए की करेंसी अगर छपती है तो 40 रुपए का गोल्ड खजाने में रखा जाएगा। इस बात को नज़रअंदाज करते हुए अंग्रेजों ने करेंसी छापना चालू किया। CN वकील साहब एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने इसका बहुत विरोध किया कि ये करेंसी छाप करके आप सारा सामान खरीद ले जा रहे हैं, पूरा देश आप खाली कर दे रहे हैं। इतना ही नहीं, करेंसी छाप कर ही नहीं, ट्रेजरी बिल के आधार पर उन्होंने बैंकों से भारी कर्ज लिया टू परचेज वार के लिए, वेपन्स खरीदने के लिए। इतना ही नहीं, अन्य देशों में जो अंग्रेजों का इस्टेब्लिशमेंट था, उसके शेयर बेचकर, उसकी संपत्ति बेचकर उन्होंने युद्ध के लिए साधन इकट्ठा किए। लेकिन इंडिया में उन्होंने केवल ये लिख करके कि हमको चाहिए बैंकों से पैसा ले लिया। इस बात का जब विरोध हुआ तो एक वो मिशन आया, क्रिप्स मिशन। सन 42 में जो क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स मिशन ने मतलब देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद हम क्या चाहते थे, क्या मिला। सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा है, आप जाने अनजाने हमें युद्ध में घसीट रहे हैं। जापान आगे बढ़ रहा था, यहाँ तक कि कलकत्ता पर बम गिरने की अफवाह थी। उस समय बिहार, बंगाल से हजारों आदमी पलायन कर रहे थे, इधर आ गए थे। उड़ीसा की नहरों का पानी खोद लिया गया था, कहीं जापानी लोग इसका प्रयोग सिविल नेविगेशन के लिए न कर लें, वार के लिए न कर लें। यद्यपि गांधी जी ने ये कहा था कि हम कदापि जापान का साथ नहीं देंगे, क्योंकि एक जाने हुए दुश्मन से गैर जाना हुआ दोस्त अच्छा होता है। ये बात उन्होंने बोला था। क्रिप्स मिशन जब आया तो क्रिप्स मिशन ने जो सबसे खराब बात थी, क्रिप्स मिशन ने ये तो उन्होंने कहा कि युद्ध खत्म होने के बाद प्रांतीय सरकारों का चुनाव होगा और प्रांतीय सरकारों के चुने हुए लोग केंद्रीय विधायिका के लिए चयन करेंगे। लेकिन उन्होंने 2 पेच उसने इतना जटिल लगा दिया। एक पेच ये लगाया कि जो रियासतें हैं, विधायिका में, केंद्रीय विधायिका में, उनमें से जो नॉमिनेशन होगा वहाँ के राजा करेंगे। ये राजे महाराजे को क्वीन विक्टोरिया ने 1857 में ही मिला लेने की कोशिश किया था। जो इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 को मिंटो पार्क में जो लॉर्ड कैनिंग ने जो क्वीन विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा था, उसकी पहली लाइन, वो हजारी प्रसाद जी ने उसका अनुवाद किया था, मैंने उससे पढ़ा है। उसकी पहली लाइन है, हिंदुस्तान के राजे महाराजे, तालुकेदार, सरदार और अन्य लोग। कदापि उसमें कहीं किसी जनता का जिक्र नहीं है। राजे महाराजे, तालुकेदार, सरदार एवं अन्य लोग। अब हम लोग अपने को किसमें मान लें? अन्य लोग में। तो उस समय उन्होंने, क्वीन विक्टोरिया ने ये बात कही थी 1858 में कि इनको अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश किया था और उन्हीं के बल पर रूल भी कर रही थी। क्रिप्स मिशन में भी यही बात कही गई कि जो रियासतें हैं वो अपने, उनका इस जो प्रतिनिधि होगा उसको वहाँ के नरेश, राजा, रानी नामांकित करेंगे। एक तो ये पेज था और दूसरा ये पेज था क्रिप्स मिशन ने कि जो लोग उससे सम्मिलित नहीं होना चाहते हैं,
वो लोग अपनी सेपरेट आइडेंटिटी यथावत बनाए रख सकते हैं। इसके माने ये हुआ कि इंडिया के न जाने कितने टुकड़े, इंडिया के न जाने कितने टुकड़े। इस बात क्रिप्स मिशन का यहाँ पर विरोध हुआ और जगह जगह पर लाठीचार्ज हुए। सन 32 में जब गांधी जी वापस आए थे तो सूरजकुंड के पास सीएबी कॉलेज से जुलूस गया और वहाँ पर उस जुलूस को लीड कर रहे थे त्रिलोकीनाथ कपूर जी। जब ये जुलूस सूरजकुंड से आगे बढ़ा, एसपी ने अनाउंस किया कि गोली मार दी जाएगी, आगे मत बढ़ो, झंडा गिरा दो। त्रिलोकीनाथ कपूर जी ने ये कहा कि झंडा नहीं गिरेगा। मुझे कुछ ऐसा सौभाग्य मिला, थोड़ा फ्री हैंड था, तो मैं त्रिलोकीनाथ कपूर जी के घर गया अभी। तो उनके भतीजे थे, वयोवृद्ध सीनियर आदमी, हाई कोर्ट के पास उनका मकान है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं एक दिन आपसे चाहता हूं कि हमारे कॉलेज में आ जाइए, आई शैल बी वेरी हैप्पी एंड हमारे यहाँ लोग बहुत चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई, थोड़ी उन्होंने मेरी प्रशंसा की होगी और उन्होंने कहा कि देखिए मैं आता तो नहीं, लेकिन अब आप आए हैं, मैं आऊँगा। आए तो उन्होंने बहुत भावुक होकर, सर बहुत भावुक होकर उन्होंने कहा कि जिस समय उसने अनाउंस किया, उन्होंने अपने कुर्ते को उठा दिया और गोली जो लगी सीने में लगी, कुर्ते में कोई छेद नहीं था। दिस इज द सैक्रिफाइस ऑफ इलाहाबाद। और सन 42 में 12 तारीख को लाल पदमधर सिंह साहब यूनियन हॉल से जुलूस निकल कर कचहरी पहुंच रहा है। वहाँ पर फिर अनाउंस हुआ गोली मार दी जाएगी। लाल पदमधर सिंह साहब सतना के थे, कृपालपुर गढ़ी है। मैं उनके यहाँ भी गया और उनको बुलाने की कोशिश किया, तो उनके भतीजे ब्रिगेडियर्स वो लोग हमारे यहाँ आए और उन्होंने ये बात कहा कि जो झंडा ली थी वो एक लड़की ली थी, आगे चल रही थी, ये बगल में थे पदमधर सिंह साहब। और जब अनाउंस हुआ गोली मार दी जाएगी तो वो लड़की थोड़ा सा डगमगाई। उन्होंने ये बताया कि वो लड़की थी नयनतारा सहगल। उन्होंने बताया वो लड़की थी नयनतारा सहगल। वो चिट्ठी मैंने आपको दिया जो उन्होंने 7 तारीख को, उनके मित्र थे, पदमधर सिंह साहब के मित्र थे लक्ष्मीकांत मिश्र जी। तो उनको हमारे यहाँ एक संस्कार है कि हम लोग अपने से बड़े को ठाकुर मानते हैं। कुछ इधर ऐसा संस्कार है कि हम अपने से बड़े को ठाकुर कहते हैं। हमारे यहाँ तो सर ठाकुर जी का भोग लगा के तब हमारे पिताजी वगैरह खाते थे, तो उन्होंने भी उसी परंपरा को मेंटेन किया और लिखा आदरणीय ठाकुर, आदरणीय ठाकुर। वो चिट्ठी जो आपके पास है, तो लक्ष्मीकांत मिश्र जी को उन्होंने आदरणीय ठाकुर करके संबोधित किया और ये कहा कि यह अगस्त की लड़ाई, अगस्त क्रांति, यह लड़ाई अंतिम लड़ाई है, हमारे नेताओं की आखिरी प्रयास है। और यह भी कहा कि हमारे सामने, उनसे उन्होंने बड़े थे, उनके जिनको उन्होंने ठाकुर कहा बड़े थे, तो उनसे कहा कि हमारे सामने 2 बात है। एक तरफ है सारी सुख सुविधाएं हैं, सारी सुख सुविधाएं हैं, और दूसरी तरफ देश के प्रति कर्तव्य है। हम क्या करें, दुविधा में फंसे हुए हैं। 7 तारीख का पत्र था और फिर अंत में 12 तारीख को जब वो लड़की थोड़ा सा डगमगाई, इन्होंने झंडा पकड़ लिया और गोली लगी, शहीद हो गई। इलाहाबाद
हर तरह से अपनी उपस्थिति देता रहा है। जब आज़ादी मिली, इलाहाबाद में बहुत बड़ा आयोजन हुआ। और एक बात है कि जिस बात को मैंने एवो ह्यूम का संदर्भ दिया, आई एम जस्ट अबाउट टू फिनिश, जिस बात का संकेत एवो ह्यूम के बारे में हमने दिया, जब 15 अगस्त को 14-15 की रात को आज़ादी मिली और वो ट्रांसफ़र हुआ सिंगूर, जो अब वहाँ रखा गया है ना, स्पीकर के बगल में, वो माउंटबेटन ने जवाहरलाल को दिया। और अगले दिन यूनियन जैक की लोअरिंग थी और तिरंगे को फहराया जाना था। ये बात मैंने उसमें पढ़ी है, इंडिया फ्रीडम एट मिडनाइट बाई लपेरे। उसने लिखा कि प्रातःकाल जब ये हो रहा था तो बहुत भीड़ थी दिल्ली में इंडिया गेट पर, और भीड़ में माउंटबेटन साहब की लड़की थी पामेला माउंटबेटन। पामेला माउंटबेटन डायस पर नहीं पहुंच पाई थी, वो पीछे रह गई थी। तो डायस से लोगों ने अनाउंस किया कि तुम लोगों के कंधे पर चढ़ के आ जाओ, कोई बुरा नहीं मानेगा। जिन ब्रिटिशर्स को हम देखना नहीं चाहते थे उनके लिए कहा जा रहा है, और केवल एक जय बोली जा रही है, माउंटबेटन की जय। न तो गांधी जी की जय बोली जा रही है, न मोतीलाल की, न पटेल जी की, न जवाहर, माउंटबेटन की जय। ये उन्होंने लिखा है। शायद इसलिए ये बात है कि हमको आज़ादी मिल गई। आज़ादी मिलने पर हम सभी कुर्बानियाँ भूल गए, हम जलियांवाला बाग भूल गए, हम कोई भी उनके अत्याचार को भूल गए, हमको आज़ादी मिल गई। कृतज्ञता जाहिर कर रहे थे माउंटबेटन के प्रति, और सम्मान भी दिया। माउंटबेटन को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। इलाहाबाद की मिट्टी मिट्टी में, देखिए ये पौराणिक शहर है, बहुत छोटा मोटा शहर नहीं है, पौराणिक शहर है। पद्म पुराण की लाइन है ना, सीता सीते यत्र तरंग चामरे नद्यो विभाते मुनिभान कन्नकई नीलात पत्रम बट एव साक्षात सतीर्थ राजो जयति प्रयागा। यानी कम से कम पद्म पुराण के टाइम पर यहाँ शहर था। कम यह भी एक बात है कि गंगा जमुना का संगम कहीं और हो सकता था, कुछ बात तो है ही है। यह भी एक बात है कि भरद्वाज जी कहीं और बस सकते थे, कुछ बात तो है ही है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इन वीरों की कुर्बानियों पर जो देश को आज़ादी मिली है वो बरकरार रहे। शर्मा जी इस लड़ाई में बहुत आगे थे। शर्मा जी बार बार बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे सुबह उठने से लेके रात सोने तक हमारी ज़िंदगी में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश हो चुका है। सुबह उठते हैं, ब्रश करेंगे तो बहुराष्ट्रीय कंपनी का, दिन भर बहुराष्ट्रीय कंपनियां घुसी हुई हैं और कूड़े का अंबार हो रहा है। घरों में कूड़े का अंबार बढ़ता चला जा रहा है, घरों में घुस गई हैं। खास बात ये है कि ये जो हमारा प्राइमरी बिजनेस है, जो हमारी प्राथमिक हमारी जीविका है, खेती, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का खेती में दबाव बहुत बढ़ गया है। बनवारी लाल शर्मा जी इसके पुरजोर विरोधी थे। स्वराज विद्यापीठ की स्थापना में उन्होंने जितना बहुराष्ट्रीय कंपनियों की खिलाफत खेती के पॉइंट को लेकर की है, शायद दूसरे पॉइंट को लेकर नहीं किया है। बीजों पर जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आधिपत्य हो रहा है, इस बात को सबसे पहले आज से 40-45 साल पहले बनवारी लाल शर्मा जी ने गांधी भवन में उठाया था। आनंदी जी उसमें थे।
आज हम वी देयर सीड रिच कंट्री, खेत बदलते ही बीज बदल जाते थे, हर बीज की अपनी पहचान थी। आज हम पूरी तरह से बीज पर, कंपनियों पर आश्रित हो गए हैं। वी हैव गॉन सीड पुअर कंट्री। ये नई आज़ादी में इन लोगों, स्वराज विद्यापीठ ने जितना बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बीजों पर आधिपत्य को लेकर छापा है, शायद ही किसी ने इतना छापा हो। शर्मा जी दूरदर्शी थे। आज से 40 साल पहले उन्होंने ये कहा था कि खेत, बीज पर कब्जा होने का मतलब है खेत पर कब्जा। और आज न केवल हाई वैल्यू लो वेट वाले सीड्स, बल्कि लो वैल्यू हाई वेट्स वाले सीड भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास जा चुके हैं। हम पहले बीज, हमारे यहाँ बीज रखने का काम लेडीज का था। वो बड़े शान से बीज को रखती थी और फसल के टाइम पर बड़े गर्व और गौरव से निकाल के देती थी। इसीलिए उनको हम लोग मालकिन कहते थे। मालकिन वो लेडी थी जिसके हाथ में बीज की कमांड थी। छप्पर चू रहा है तब भी बीज खराब नहीं होता था, वो उसके जादुई हाथ बचा के रखते थे। आज सारा का सारा बीज कंपनियों के पास चला गया है। शर्मा जी ने इस बात की बहुत पुरजोर विरोध किया था। आई थिंक दैट वी विल कंटिन्यू इट। मैं आप लोगों का बहुत समय लिया। मैं पुनः आप सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आपने 2 मिनट कहने का कुछ मौका दिया, और मैं सबको सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। थैंक यू ऑल।